सभी को नमस्कार। आज का हमारा शो और या हमारी चर्चा होने वाली है भारतीय टीम पर एशिया कप के लिए, जो ये बड़ी अतरंगी सी टीम बनाई है अजीत अगारकर साहब ने। 5 बैट्समैन, 5 बॉलर और 5 ऑलराउंडर। तो ये डिस्कशन हमारा काफ़ी डार्क होने वाला है, इस डार्क कॉफ़ी की तरह। ध्रुव, चीयर्स। चीयर्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीम पर। तो जो हमारे 5 बैट्समैन सिलेक्ट हुए हैं, सूर्य कुमार यादव कैप्टन, one surprise, Shubman Gill has entered. That's not a surprise, but Shubman Gill would be the vice captain. Then we have our keeper batter Sanju Samson, another keeper batter Jitesh Sharma, और फिर है हमारे हरफन मौला रिंकू सिंह। अब आते हैं हम ऑलराउंडर्स की लिस्ट पे। मगर अगर आप इससे अग्री ना करें कि ये लोगों को आपने बॉलिंग करते हुए नहीं देखा है, कोई बात नहीं, बाई बुक ये ऑलराउंडर हैं। तो बात करते हैं अभिषेक शर्मा की, तेज़ तर्रार बैट्समैन। शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं कि हार्दिक पांड्या एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। अक्षर पटेल और तिलक वर्मा। अगर किसी ने तिलक वर्मा को बॉलिंग करते नहीं देखा है तो प्लीज़ रणजी मैचेस की हाइलाइट्स देखिए। अब आते हैं बॉलर्स पे। इसमें मुझे एक ही सरप्राइज़ लगता है, वो है जसप्रीत बुमराह। उस पर हम बात करेंगे, उनको नहीं भी ले जा सकते थे, किसी नए बंदे को मौका देते। तो बॉलर्स हैं अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, हमारे 2 स्पिनर्स कुलदीप यादव और दोनों ही पुरानी सीरीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले वरुण चक्रवर्ती। ध्रुव, क्या कहेंगे आप इस टीम पे? मतलब क्या राय है आपकी? टीम से पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारे बीसीसीआई के बारे में। और जैसे कि बीसीसीआई का बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज़ रहा जय शाह की लीडरशिप में, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी एम्पावरिंग फेज़ था। उसके बाद दादा ने टेक ओवर करा, वो भी बहुत ही बढ़िया फेज़ रहा। उसके बाद जेंटलमैन रॉजर बिनी ने टेक ओवर करा, ये भी एक ऑलमोस्ट गुड फेज़ था, बट कोई मज़ा नहीं आया मैं बोलूँगा तो, कॉज इसमें काफ़ी सारे छुटपुट थी। बट खैर, रॉजर बिनी, अगर आपको नहीं पता है तो रॉजर बिनी जो हमारे पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और लेजेंड हैं, वो स्टेप डाउन कर चुके हैं अपनी पोस्ट से एज बीसीसीआई प्रेसिडेंट। और राजीव शुक्ला जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो इंटरिम टेम्पररी पोजीशन पकड़ेंगे बीसीसीआई की एज प्रेसिडेंट, और वो कुछ टाइम अपना भार संभालेंगे। सिर्फ यही नहीं, अजीत आगरकर जो है उनका कार्यकाल एक्सटेंड हो रहा है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है और इस पर भी बात करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे इस पर। अजीत आगरकर का एक्सटेंड हो रहा है। श्रीधरन शरथ जो हैं उनको बाय बाय बोला जा रहा है, उनको रिप्लेस कर रहे हैं प्रज्ञान ओझा। श्रीधरन शरथ जो हैं उनको एक गिफ्ट मिला है बीसीसीआई से, ऐसा सुनने में आ रहा है, रूमर्स हैं, क्या पता सच हो क्या पता झूठ हो, कि वो जल्द ही जूनियर मेंस क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी के हेड होंगे। और हमारे 2 और ऐसे सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स हैं, एसएस दास और सुब्रतो बनर्जी, जिनको जल्द ही बाय बाय बोला जाएगा। उनमें से कोई एक या दोनों, कुछ भी हो सकता है। पर ये बहुत वियर्ड सा नहीं है, सब कुछ 5 है। 5 कमेटी के, 5 बैट्समैन, 5 गेंदबाज और 5 ऑलराउंडर। अजीब तो है ध्रुव, मतलब काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब हैं। जब ये टीम सिलेक्शन हुआ था, आई नो हमने वीडियो थोड़ा सा लेट किया है, बट जब ये टीम सिलेक्शन हुआ था उसी टाइम पे इतनी खबरें आने लगी। सबसे बड़ा नाम जो चर्चा में आ रहा था, जैसे जब भी इंडिया की टीम सिलेक्ट होती है सब लोग ये बात करते हैं ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, तो वो बातें तो होंगी, बट जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा था वो था श्रेयस अय्यर, कि श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है। अब लोगों का क्या मानना है ये मुझे तो नहीं पता, बट मैं श्रेयस अय्यर को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था टीम में। हमने देखा कि कमेंट्स एबी डिविलियर्स से भी आए हैं, ब्रैड हेडन से भी आए हैं। हाँ, उस पे थोड़ी सी बात ये है, मैदान में उतरे हैं सुनील गावस्कर जी, हमारे लेजेंड पूर्व कप्तान, और वो आए हैं अजीत आगरकर के बचाव में, और ये बोलने कि किसी भी नॉन इंडियन क्रिकेटर का या नॉन इंडियन क्रिकेट क्रिटिक का कोई हक नहीं बनता इंडियन सिलेक्शन पे क्वेश्चन उठाने का।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इंडियन सॉवरेनिटी को आप गवर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। पर क्या ऐसा नहीं है कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन के अगेंस्ट है ये सब? मेरिट कहाँ गया, ट्रांसपेरेंसी कहाँ गई? कुछ भी नहीं है यहाँ तो, है ना? तो मेरिट और ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या कोई बाहर के लोग आके आपको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते? मतलब सुनील गावस्कर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि बाहर के लोग इसमें इंटरफियर न करें। लोग उनको ये समझना पड़ेगा कि इंटरफियरिंग एंड कमेंटिंग ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सुनील गावस्कर का आपको पता ही होगा, लेटेस्ट उन्होंने एक बहुत ही एपिक कमेंट्री सागा किया था जहाँ पे उन्होंने बोला था स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, जिस पे बाद में एक कमर्शियल ऐड भी बना। तो आ जाते हैं हम पहले तो टीम पे कि टीम में सरप्राइजेस हैं। और अजीत अगारकर ने जब टीम अनाउंस की तो ध्रुव सबसे ज़्यादा मुझे सरप्राइज क्या होता है कि जो वहाँ रिपोर्टर्स होते हैं कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता है कि भाई आपने लास्ट सीरीज़ जो हमने खेली इंग्लैंड के अगेंस्ट होम में वी वन 4-1, और उसके बाद उसमें आपको याद होगा ध्रुव के अक्षर पटेल जो थे हमारे वाइस कैप्टन थे। अगर आपने तब अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन चूज़ किया था, अक्षर पटेल ने बॉलिंग से बैटिंग से अच्छा भी किया, हम सीरीज़ भी जीते, तो अक्षर पटेल को ड्रॉप क्यों कर दिया? और अगर ड्रॉप कर दिया तो ऑलरेडी टीम में मेंबर्स थे, पीपल लाइक हार्दिक पांड्या या संजू सैमसन। शुभमन गिल वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द टीम फॉर द लास्ट 2 सीरीज़, और अचानक से शुभमन गिल को अपग्रेड कर दिया कि भाई आप टीम में भी हो और आप वाइस कैप्टन भी हो। और ये सवाल मैंने किसी रिपोर्टर ने अजीत अगारकर से नहीं पूछा। रिपोर्टर पे बात आती है तो एक रिपोर्टर हैं बोरिया मजूमदार, वेरी सीनियर गाय, और उन्होंने श्रेयस अय्यर के एक्सक्लूजन को बोला है इनकॉम्प्रिहेंसेबल, कि इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और उस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद एक बीसीसीआई ने एक रूमर या उस चीज को थोड़ा ठंडा करने के लिए एक चिंगारी सी लगाई है कि अब से ओडीआई कप्तानी जो है श्रेयस अय्यर करेगा। सो क्या तो मतलब रोहित को आप बाय बाय बोल रहे हैं? रोहित शर्मा को क्या रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे पर श्रेयस अय्यर के अंडर खेलेंगे? क्या चक्कर है? मतलब आप अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरे की इज्जत मत खराब करो ना भाई। इतना बड़ा क्रिकेटर है, उसको तो बाय बाय आराम से कर दो। सुनील गावस्कर की जो ये टिप्पणी आई थी कि क्रिकेटर्स बाहर के फॉरेन प्लेयर्स को हमारे बारे में क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, तो वो बात कर रहे थे एबी डिविलियर्स के बारे में और ब्रैड हेडिन के बारे में, जिन्होंने ब्रैड हेडिन ने सिर्फ ये बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि श्रेयस अय्यर इज इन द रेस ऑफ बिकमिंग अ कैप्टन। और कुछ सेम लाइंस पे एबी डिविलियर्स ने भी बोला था फॉर बोथ श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल। तो ये कुछ ना लॉजिक समझ में नहीं आया एंड डेटा सपोर्टिंग है नहीं है। मैं और हिमांशु दोनों के दोनों हम प्रोफेशनली हम दोनों डेटा फील्ड से हैं, सो हम डेटा पे बहुत रिलाय करते हैं और ये पॉडकास्ट भी डेटा के बेस पे ही हो रहा है। तो डेटा तो सपोर्ट नहीं करता है इसका। एंड अजीत अगरकर ने इसको बोला गया था कि इट इज़ अ पजल दैट वी ट्राइड टू फिट इन, और उनका जो ये जवाब है बहुत ही वेग, बहुत ही नासमझी वाला और बहुत ही इनट्रांसपेरेंट और बहुत ही अगेंस्ट द क्रिकेट पंडित्स होगा। क्रिकेट पंडित की किसी की भी आप राय मानेंगे, क्रिकेट जगत में बहुत सारे गुरु हैं, किसी की भी अगर आप राय सुनेंगे तो हर कोई यही कहेगा कि आपने ये बहुत गलत डिसीजन लिया है। सो गलती ये नहीं है कि आपने डिसीजन गलत लिया है, गलती ये है कि जानने के बाद भी, लोगों का फीडबैक लेने के बाद भी आपने उसको सही नहीं करा, बल्कि उस पर पर्दा डालने की कोशिश करी एक रूमर फैला के, या क्या पता वो सच भी हो भाई कि श्रेयस अय्यर नए कैप्टन है ओडीआई के। तो नहीं, जैसे ध्रुव बीसीसीआई ने रातों रात ये बताया कि मतलब मैं तो यही सोच रहा था पर्सनली कि विराट कोहली इंग्लैंड टेस्ट टूर पे जाएंगे, बट उनका रिटायरमेंट आ गया। तो आप लोग भी सरप्राइज मत होइए अगर आपको लगे कि आप रोहित शर्मा और विराट कोहली का लास्ट ओडीआई मैच ऑलरेडी देख चुके हैं।
ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर इंस्टाग्राम पे 2 पोस्ट आ जाती है, मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसा चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि वो दोनों 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलें, बट बीसीसीआई का ट्रैक रिकॉर्ड विद बिग प्लेयर्स एंड देयर रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही ख़राब है, तो ऐसा हो भी सकता है। कमिंग बैक टू द टीम कि हमारा जो सिलेक्शन हुआ है, श्रेयस अय्यर पे बहुत लोग बात कर चुके हैं, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि यशस्वी जायसवाल क्यों नहीं है टीम में? मतलब जो टेस्ट क्रिकेट इतने फास्ट पेस्ड खेलता है, हाँ, उसको आप T20 नहीं खिला नहीं रहे हो। खिला रहे हो। जिसने अपना पूरा लोहा मनवाया है आईपीएल में, लोहा मनवाया है टेस्ट क्रिकेट में, लोहा मनवाया है ओडीआई में, तो भाई यहाँ क्यों नहीं चांस दे रहे आप? अगर आपके पास एक प्लेयर है इस समय जो तीनों फॉर्मेट में परफेक्टली फिट होता है, तो वो यशस्वी जायसवाल है। बंदा यंग भी है, टैलेंटेड भी है, तो उसको क्यों हम हटा रहे हैं सीरीज से? उसको तो लगातार खेलना चाहिए। इज गॉट नो फिटनेस इश्यूज, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हिमांशु, मुझे प्रॉब्लम लग रही है यहाँ पे कि कुछ लॉबी चल रहा है, यहाँ पे लॉबी सिस्टम चल रहा है। और बोलना तो नहीं चाह रहा था मैं, पर ऐसा लगने लगा है एज अ फैन कि यहाँ पे कुछ एक मुंबई लॉबी चल रही है। बिकॉज अभी तक कभी सुना है कि कोई सिलेक्टर ने कोई डिसीजन लिया हो और उसके बचाव में कोई लेजेंड उतर के आ रहा है कि भाई नहीं नहीं ये है, क्रिटिसाइज मत करो। बट अजीत अगरकर के केस में आ रहा है ना? और कौन कौन लोग बैठे हैं कमेटी में? मैं प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा, वो तो एक लेजेंड थे और एंड ही हैज स्टेप डाउन एज वेल। Yes. बट कौन कौन बैठे हैं कम सिलेक्शन कमेटी में? दोज हु कांट डू आर सिलेक्टिंग, दोज हु नेवर get to be the main character of the Indian cricket team are now deciding who will be the main character of Indian cricket team. ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम ऐसे लोगों को सिलेक्शन कमेटी का हेड बना देते हैं, फिर लेजेंड्स लाइक सुनील गावस्कर आके उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनके डिसीजंस को और उनके डिसीजंस की सराहना भी करते हैं। तो वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। अब जब मुंबई लॉबी की बात ही हो गई है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जहाँ से इंडियन क्रिकेट का राइज शुरू हुआ, वो वहीं से शुरू हुआ जहाँ से मुंबई लॉबी थोड़ा सा पीछे गई। फिर चाहे वो सौरव गांगुली का एज ए कैप्टन राइज हो, उस टाइम इंडियन क्रिकेट इतना गहराई में घुस गया था फिक्सिंग के स्कैंडल्स के बाद कि अगर किसी को नहीं पता हो तो ऑस्ट्रेलियन सीरीज के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कोई ज़्यादा खरीदने को तैयार नहीं था। वो सीरीज अगर आपको याद हो जिसमें हरभजन सिंह ने हैट्रिक ली थी और हम जीते थे, ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ा था 17 लगातार जीत का, वहाँ से सौरव गांगुली ने इंडियन क्रिकेट को उठाया। फिर राहुल द्रविड़ ने कुछ अच्छे मैचों में कप्तानी की, MS धोनी का सबको पता ही है। देन दी बेटन वॉज पास टू द किंग कोहली, और फिर एंटर हुई द मुंबई लॉबी। नथिंग अगेंस्ट रोहित शर्मा हैज बीन अ ग्रेट कैप्टन, बट अगर हर चीज में, एंड नथिंग अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर और दी सुनील गावस्कर। यस, और सचिन तेंदुलकर के अगेंस्ट तो हम कुछ बोलेंगे भी नहीं भाई, द काइंड ऑफ क्रिकेटर ही आई इज। थिंक मेरा चाइल्डहुड जो रंगीन बनाया है क्रिकेट के, उसमें वो सचिन तेंदुलकर ही रहे। मैं छुट्टी लेता था स्कूल से कि ताकि सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए देखूं। आई थिंक ध्रुव हमारे एज ग्रुप के सब में सचिन तेंदुलकर ही होंगे। मुझे तो याद भी है कि मैंने कितने बहाने मारे हैं पेट दर्द के, जिस दिन मैच है उस दिन स्कूल न जाना। और सचिन तेंदुलकर तो ऐसे क्रिकेटर हैं कि होता है ना कि महान लोगों का नाम भी थोड़ा कान पकड़ के लेना चाहिए। हाँ, तो उनके अगेंस्ट तो कोई बात नहीं हमें करनी है। आ जाते हैं टीम पे। हमने डिस्कस कर लिया कि यशस्वी जायसवाल को होना चाहिए था, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन पहले थे, अब क्यों नहीं है। मैं तो एक बात आपसे करना चाह रहा था कि जसप्रीत बुमराह को क्या हम रेस्ट करा सकते थे? एशिया कप में है कौन हमसे खेलने वाला? टेस्ट तो उन्होंने पूरा खेला वही नहीं। बात है, टेस्ट सीरीज तो पूरी टेस्ट चली सीरीज नहीं। में वो पूरी तरह से फिट नहीं थे कि 5 टेस्ट मैच खेल लें, और फिर हम उन्हें एशिया कप ले जा रहे हैं। आकाशदीप या प्रसिद्ध कृष्णा, किसी और को भी मौका दिया जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, पर ऐसे ही काफ़ी अच्छे से टिप्पणी करी थी। अगर आपको अभी वो आर्टिकल मिले, मैंने वो एक आर्टिकल पढ़ा था कुछ टाइम पहले, और वो आर्टिकल अब मुझे मिल नहीं रहा है। मैं उसे ढूंढ रहा था, अब मुझे मिल नहीं रहा है कि वो आर्टिकल है कहाँ, जिसमें श्री कृष्णमाचारी श्रीकांत जी ने क्रिटिसाइज़ किया था टीम सिलेक्शन के ऊपर के कितने प्लेयर्स हैं जिनको खिला सकते थे, नहीं खिलाया गया।
बॉलिंग में बहुत डेप्थ मिसिंग है, और ऑलराउंडर्स जो हैं उसमें से 2-3 तो ऑलराउंडर हैं। हमने हमने लॉबी की बात करी थी ना, हाँ। एक थोड़ा सा युवराज लॉबी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, इन अ फनी वे, कॉज युवराज के 2 प्रिय हैं, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, और दोनों के दोनों जो हैं वो इस टीम का पार्ट हैं। शुभमन गिल एज अ बैट्समैन टॉप ऑर्डर, और सिमिलरली अभिषेक शर्मा जो हैं वो ऑलराउंडर ग्रुप का पार्ट हैं, जो कि बहुत ही फनी है। एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा सा शर्म आ रही होगी सिलेक्शन कमेटी को कि हम ऑलराउंडर्स में किस किस का चयन कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं शुभमन गिल की। मुझे ऐसा लगता है कि बीसीसीआई शुभमन गिल को एज नेक्स्ट सुपरस्टार देख रहे हैं, एंड यही कारण है कि उनको टीम में T20 की इंक्लूड किया गया एज अ वाइस कैप्टन। 2026 के T20 वर्ल्ड कप का नतीजा जो भी हो, अगर इंडिया जीतता है तो शायद सूर्य कुमार यादव को एक और स्ट्रेच मिल जाए, बट इवेंचुअली जैसी चीज़ें लग रही हैं शुभमन गिल वुड बी द कैप्टन इन एटलीस्ट 2 फॉर्मेट्स। अगर हम उस खबर की बात करेंगे श्रेयस अय्यर माइट लीड इन ODIs, नहीं तो यू सी शुभमन गिल गोइंग ऑल द वे फॉर 3 फॉर्मेट्स। बिल्कुल। एंड BCCI इज आइंग हिम टू बी द नेक्स्ट पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट। हिमांशु, हम पोस्टर बॉय की बात कर रहे हैं। तुमने बहुत सारे ग्रेट्स देखे होंगे, सुना होगा किसी भी कंट्री के बारे में कि इंडियन क्रिकेट में काफ़ी बड़े बड़े ग्रेट्स दिग्गज रहे हैं। ऐसे ही बड़े बड़े दिग्गज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान में भी रहे हैं। क्या कोई इतना बड़ा दिग्गज दिखा है जिसका नाम इतना ज़्यादा हो, जैसे कि विराट कोहली? विराट कोहली को जो स्टारडम अचीव हुई, मुझे नहीं लगता वो किसी भी क्रिकेटर को अचीव हुई है या होगी। BCCI को इससे एक सबक लेना चाहिए कि एक टाइम पे विराट कोहली वॉज अ बिगर ब्रांड, आई थिंक ही स्टिल इज, बट उन्होंने खेलना छोड़ दिया, तो अब तो सिर्फ ODI खेलेंगे। तो he was a bigger brand than BCCI and ICC put together। तो BCCI को इससे एक बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए कि हमें स्टारडम या सुपरस्टार कल्चर से बाहर आना है। अगर ये सुपरस्टार कल्चर बना के रखेंगे, इससे पैसा तो कमा लेंगे, और पैसे की कोई कमी भी नहीं होगी, क्योंकि IPL वगैरह खूब बढ़िया चल रहा है, BCCI को खूब दबा के पैसा मिल रहा है। पर ये जो स्टार कल्चर है ना, वो थोड़ा DNA से निकालना पड़ेगा अगर क्रिकेट को आगे बढ़ाना है तो, क्योंकि IPL और ये जो छोटे छोटे चैंपियंस हमारे जो इन डोमेस्टिक सीरीज वगैरह हैं, उनको इतना तवज्जो मिल रहा है आजकल कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, इतने छोटे छोटे शहरों से इतने बड़े बड़े खिलाड़ी निखर के आ रहे हैं। तिलक वर्मा को ले लो, यशस्वी जायसवाल को ले लो, या रिंकू सिंह को ले लो, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं। तो हमारे पास बहुत बड़ा टैलेंट पूल हो गया। अगर आप सुपरस्टार बना दोगे तो उसको आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे। सही बात। और फिर आप गाली खाओगे फैंस की कि उसको रिप्लेस क्यों कर रहे हो, किसी और को क्यों खिला रहे हो। तो BCCI अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जस्ट बिकॉज दे वांट टू रिटेन अ सुपरस्टार कल्चर। क्रिकेट प्लेइंग नेशन के लिए एक बहुत ही दुख वाली बात होगी कि जो वर्ल्ड का रिचेस्ट बोर्ड है, उसको अभी भी एक सुपरस्टार कल्चर का सहारा लेना पड़ रहा है। और जैसे कि ध्रुव आपने बताया, बहुत पुराना चला आ रहा है। मुझे लगता है कि इंडियन सिस्टम से, और एज एन इंडियन भी, बिना सुपरस्टार के बहुत सारा क्रिकेट में क्राउड लाना है, या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बहुत ज़्यादा पैसे में या बहुत ज़्यादा महंगे बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर सिर्फ बात एक टीम स्पोर्ट लेवल पे करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं न्यूजीलैंड का एग्जांपल दूं, आप पिछले 20 साल में देखिए कि केन विलियमसन तो अभी आए हैं, उससे पहले उनके सारे ना ओके क्रिकेटर्स रहे, बट न्यूजीलैंड हैज़ ऑलवेज डन वेल इन ICC टूर्नामेंट्स। वहाँ कभी कोई ऐसा सुपरस्टार कल्चर नहीं रहा, एंड इसीलिए वहाँ पे क्रिकेट की फॉलोइंग भी उतनी नहीं है। और इंडिया में फॉलोइंग इतनी है तो हमेशा क्रिकेट को बेचने के लिए उनको एक पोस्टर बहुत चाहिए ही होता है, और उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। अब BCCI के साथ हुआ ये कि दे इन्वेस्टेड इन विराट कोहली, एंड सबको पता है विराट कोहली गॉट बिगर देन द गेम, ही वाज बिगर देन द गेम। मतलब इंग्लैंड में ये सर्टेन भी नहीं था कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, टिकट्स उनके नाम पे बिक रहे थे। दिल्ली के रणजी मैच में स्टेडियम फुल था। ये ऐसा हर कोई नहीं कर पाता।
बहुत बड़े बड़े दिग्गज खेले हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े बड़े दिग्गज रणजी खेले हैं, किसी ने स्टेडियम फुल करने का दमखम नहीं था। वो दमखम सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली में ही था, और ये विराट कोहली ने अपने दम पे किया है विद सपोर्ट ऑफ बीसीसीआई। एक तो कुछ बंदे में भी टैलेंट था और रिक्वायर्ड सपोर्ट भी मिल गया। सपोर्ट मिल गया। एमएस का विराट कोहली को बहुत सपोर्ट था, क्योंकि ऐसा टाइम भी था जब विराट कोहली का बल्ला इंग्लैंड में बिल्कुल नहीं चला था। संजय मांजरेकर ने ट्वीट किया था शायद, जस्ट गिव हिम जस्ट वन मोर मैच एंड देन से बाय बाय। संजय मांजरेकर का तो एक्सक्लूड करने चाहिए कमेंट्री, क्योंकि वो जडेजा के बारे में भी उन्होंने काफी कुछ बोला। संजय मांजरेकर हैड सम टसल विद विराट कोहली, वो हमेशा ही करते हैं, तो खैर मुंबई लॉबी, नन ऑफ आवर डिस्कशन। हम आ जाते हैं वापस इंडियन टीम पे। अब मैं एक क्रिकेटर का नाम बोलना चाह रहा हूँ कि भाई, जैसे अगर आप ध्रुव क्रिकेट खेलते होते, ठीक है, आपको कॉल आती है इंडियन टीम से ऑन अ टूर ऑफ साउथ अफ्रीका T20 से, राइट। आप टीम में आते हैं, पहला मैच नहीं खेलते हैं, दूसरा मैच खेलते हैं, दूसरे मैच में 6 बॉलों में 15 रन बनाते हैं, उसके बाद रन आउट हो जाते हैं, और उसमें भी लगभग मैच खत्म हो गया था, 20 ओवर हो गए थे। तीसरे मैच में आपकी बैटिंग नहीं आती और सीरीज़ वहाँ ख़त्म हो जाती है तीसरे या चौथे मैच में। नेक्स्ट सीरीज़ में आपको कॉल नहीं आती, उसके बाद भी आपको कॉल नहीं आती, तो आपको कैसा लगेगा? मैं बात कर रहा हूँ रमनदीप सिंह की। उस बेचारे की क्या गलती है? उसको एक मैच मिला, उसने अच्छा परफॉर्म भी किया, 6 बॉलों में 15 रन इज गुड इनफ, और उसको और टेस्ट क्यों नहीं किया? यार देखो, यहाँ पे तो कहते हैं ना, आपकी जो ब्लेसिंग है वो आपकी कर्स बन जाती है। तो बीसीसीआई को जो, और इंडियन क्रिकेट फैंस को, इंडियन क्रिकेट टीम को जो ब्लेसिंग मिली है टैलेंट पूल की, और ये बीसीसीआई के एफर्ट की वजह से ही है कि बीसीसीआई ने इतना बड़ा टैलेंट पूल क्रिएट करा कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि छोटे छोटे शहरों से बड़े बड़े नाम निकल के आ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज बनने वाले हैं फ्यूचर के। तो ये जो टैलेंट पूल इतना बड़ा है ना, उसमें कई बारी तो ऐसा भी लगता है कि सिलेक्टर्स भूल जाते हैं लोगों का नाम ही भूल जाते हैं कि अरे ये भी तो खेला था, और उन्हें रीसेंट वाले ही याद रहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा टैलेंट पूल है हमारे पास। आईपीएल में देखो, आईपीएल में जिनको कोई नहीं जानता वो बड़े बड़े उठ के आ रहे थे। मैं किसी को कल सुन रहा था जो कह रहे थे कि सूर्यवंशी जी को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, कि वो तो हमारे सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं, और उनको खिला के वैभव सूर्यवंशी को खिला के आपको अफरीदी का रिकॉर्ड बीट करवाना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेक्शन कमेटी को हर किसी को सेटिस्फाई करना है या हर किसी को जवाब देना है, पर हाँ, एक डेटा ड्रिवन डिसीजन होना चाहिए कि जो एनालिस्ट को समझ में आए कि आप क्यों ले रहे हैं डिसीजन। क्या कोई इंजरी है किसी की? वो एक्सटर्नल फैक्टर्स तो होते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स है। एक सबसे बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर होता है कि बंदा टीम में जेल नहीं कर पाता है, कि उसकी टीम में बनती नहीं है किसी से, ठीक है, वो भी समझ में आता है कि हाँ भाई ठीक है, ही इज नॉट अ टीम प्लेयर। एक टीम स्पोर्ट में टीम प्लेयर होना बहुत बड़ी बात है। तो वो ये सब चीज़ें हमें पता नहीं चलेंगी। नहीं, सही बात है कि मतलब बहुत सारी डिटेल्स जो होती हैं कि कोई बंदा अंदर क्यों है और बाहर क्यों है, वो बीसीसीआई या सिलेक्शन कमेटी ज़्यादा जानती होगी, बट एज ए व्यूअर हम तो होलिस्टिकली देख के सोचते हैं ये है ये नहीं है, और अपना कमेंट कर देते हैं। जैसे ध्रुव ने बताया कि ये बहुत, दीज आर गुड प्रॉब्लम्स टू हैव, कि आपका इतना बड़ा टैलेंट पूल है, और इसमें बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी स्पेशली जो जोनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे काम करते हैं नए बंदे उठाने, उनकी तारीफ करनी चाहिए कि इतना बड़ा टैलेंट पूल बनाया है बीसीसीआई ने। बट जैसा कि ध्रुव ने कहा कि डिसीजंस डेटा ड्रिवन होने चाहिए, और उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी क्रिकेट रिपोर्टर्स की भी है कि जब टीम अनाउंस हो तो वैलिड अच्छे सवाल सिलेक्टर्स से किए जाएं, ताकि हम लोगों को भी पता चले एज ए व्यूअर कि अगर रमनदीप सिंह नहीं है तो क्यों नहीं है। काफ़ी जो जर्नलिस्ट वहाँ जाते हैं, तो आजकल ऐसा लगता है कि आइदर वो लोग अनइन्फॉर्म्ड रहते हैं या अपना होमवर्क करके नहीं जाते हैं, और वो सरप्राइज हो जाते हैं, और या वो अपना एक फ़ैन सुन के जाते हैं कि भाई मैं तो शुभमन गिल का फ़ैन हूँ, अगर वो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं क्वेश्चन कर लूँगा। तो एक कोई माइंडसेट के साथ जाते हैं रादर देन जर्नलिज्म करने। तो ध्रुव, जैसा कि हमारी टीम सिलेक्शन हो गई है, 15 नाम भी हमने बता दिए। अब इस समय भारतीय टीम के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जहाँ जाती है फेवरेट रहती है। बिल्कुल ठीक है।
अगर आपने डेटा देखा हो तो 2023 में मेरे को शायद याद है लास्ट हम कोई T20 सीरीज़ हारे थे, रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट, ICC हो, बायलेटरल हो, ट्राई सीरीज़ हो, 2023 से कोई इंडिया T20 सीरीज़ नहीं हारा है। और फिर एशिया कप जैसे टूर्नामेंट की बात हो जहाँ पे टीमें ही सिर्फ एक लड़ने लायक, अफगानिस्तान को भी पता नहीं बोलूँ या नहीं बोलूँ, जैसा कि क्रिकेट उन्होंने कल खेला है, काफ़ी ख़राब अफगानिस्तान ने कल क्रिकेट खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो इस एशिया कप में तो लड़ने लायक टीम कोई भी नहीं दिख रही है मेरे को। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और उनको एक नया फ्रेश टैलेंट पूल अपना भेजना चाहिए। क्यों कि तिलक वर्मा को इंक्लूड करा गया है, शुभमन गिल को इंक्लूड करा गया है, और जितेश शर्मा को जो इंक्लूड किया गया है उस पर थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन है कि आप उनको एज अ विकेट कीपर लेके जा रहे हो, ठीक है, वो ग्रूम तो है नहीं अभी। इज ही योर फर्स्ट चॉइस फॉर विकेट कीपर? बिकॉज उनकी एज जो है ही इज अबव 30s, ही इज इन हिज अर्ली 30s, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल और खेल लेगा क्रिकेटर, है ना। एक विकेट कीपर जो है 5-6 साल और खेल लेगा। आप संजू सैमसन को लेके जा रहे हो विकेट कीपर। संजू सैमसन का समझ में आता है कि उनका जो ब्रेक है उनका बहुत ओवरड्यू चल रहा है, कि कई जगह किस्मत खराब रही, परफॉर्म नहीं कर पाए, कई जगह मौका नहीं मिला, अब मौका मिल रहा है तो आई एम हैप्पी कि संजू सैमसन को मौका दिया जा रहा है यहाँ पे। पर जितेश शर्मा को लेके मैं थोड़ा सा वरीड हूँ कि बीसीसीआई की डायरेक्शन क्या है, कि आप अपने जो स्टैंडर्ड विकेट कीपर्स हैं उनको आप चूज नहीं कर रहे हो, तो आप इनको क्यों लेके जा रहे हो? इनकी जगह ध्रुव जुरैल क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं टाइम मौका दिया जा रहा ध्रुव जुरैल को? ध्रुव जुरैल यंग है, क्रिकेट बचा है, अभी बहुत क्रिकेट बचा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एज फैक्टर भी देख के मेरे हिसाब से एशिया कप में अंडर 30 टीम भेजनी चाहिए थी ऑल द वे। एक्सक्लूड नो सूर्य कुमार, नो जितेश शर्मा, नो संजू सैमसन, नो जसप्रीत बुमराह, एवरीवन बिलो 30 शुड बी पार्ट ऑफ दिस बिल्कुल सही बात है ध्रुव। और अपने जितेश शर्मा की बात की तो बीसीसीआई को ये विकेट कीपर प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा जल्दी ही, क्योंकि मुझे पता है ये आने वाला है। अभी आपके मेन विकेट कीपर संजू सैमसन होंगे जो कि चले भी आ रहे हैं T20 में, बहुत अच्छी बात है। बट आपको याद होगा कि 2024 के वर्ल्ड कप में आपके विकेट कीपर ऋषभ पंत थे। आपका T20 वर्ल्ड कप जीतने में ऋषभ पंत का बहुत बड़ा हाथ था। बिल्कुल। तो आपको ये अभी डिसाइड करना पड़ेगा, और शायद एक साल भी नहीं है, कि क्या हम ऋषभ पंत को बिल्कुल पिक्चर से बाहर रख रहे हैं, या अगर आप उनको सडन इंक्लूजन करेंगे तो संजू सैमसन के लिए भी खराब होगा और ऋषभ पंत के लिए भी खराब होगा, क्योंकि उनका कोई मैच प्रैक्टिस तो होगा नहीं T20 का। तो ये समस्याएं हैं बीसीसीआई के लिए, और ये तो रहेगी टीम। आई थिंक एशिया कप हमारा स्टार्ट होगा 10 सितंबर से, एंड वील बी डूइंग डेली शोज फॉर ऑल इंडिया मैचेस। एक और रीज़न बताता हूँ कि क्यों एक अंडर 30 एक नए फ्रेश टैलेंट पूल को भेजना चाहिए था। पाकिस्तान भी है एशिया कप का पार्ट, और जैसा कि अभी देखा कि अभी सीनियर्स की एक लीग हुई थी जिसमें युवराज सिंह कैप्टन थे इंडियन सीनियर्स के, तो ही वॉकड आउट अलॉन्ग विद द टीम। वो मैच हुआ नहीं, आगे जाके साउथ अफ्रीका वन लिफ्टेड द ट्रॉफी। सो वो पाकिस्तान को पॉइंट दे दिया था, पाकिस्तान को गेम दे दिया था, जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ गई। यहाँ पे क्या करोगे? क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजी रहेगी? क्योंकि सरकार का तो यही मानना है कि खेल और खून साथ साथ नहीं होता है। तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब क्या डिसीजन रहेगा बीसीसीआई का? क्या पॉलिटिक्स प्ले होगी यहाँ पे? कुछ पॉलिटिक्स नहीं बोलूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्या नेशन फर्स्ट रखा जाएगा, या अभी पाकिस्तान से हैंडशेक करके गेम खेला जाएगा? क्योंकि अगर वॉकआउट करने का मूड है भी, मैं ये कह रहा हूँ 10% भी अगर मूड है कि वॉकआउट किया जाएगा, तो एक हल्की टीम को लेके जाना चाहिए था, और बड़े बड़े दिग्गजों को जैसे कि जसप्रीत बुमराह उनको रेस्ट कराना चाहिए था। हाँ, बड़े बड़े दिग्गजों को थोड़ा रेस्ट कराना चाहिए था, जैसे कि हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, और बाकी लोगों को खिला देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बुरा भी नहीं लगता कि भाई इतनी मेहनत करी, ये यहाँ पहुँचे और आगे नहीं बढ़ पाए, या कुछ भी रीज़न हो तो ओके। अच्छा, मेजर चीज़
ड्रीम 11 तो निकल गया है भाई। सहारा जो पनौती लेके आया था वो चली जा रही है। सहारा, ओप्पो, माइक्रोमैक्स और क्या आया है? बायजूस और ड्रीम 11। ये जो एक क्या बोलूँगा इसे, जो एक ये भूतिया, जो एक ये पनौती चल रही है, और अब देखना है कि ओखली में कौन सर देने वाला है, जिसके मूसल पड़ेगा या मूसल से बचेगा। देखते हैं कि कौन देगा, क्योंकि बीसीसीआई की स्पॉन्सरशिप सस्ती तो है नहीं बाबा। तो इतनी महंगी स्पॉन्सरशिप लो और उसके बाद कंपनी डुबा दो तो बहुत ही डिफिकल्ट। क्या पता, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, पर फिलहाल तो ये पनौती लग रही है डेटा के हिसाब से। डेटा पे जाए तो ये कर्स है, ये जिंक्स है, ये किसी का कुछ है, ये कुछ चल रहा है यहाँ पे, हिसाब किताब गड़बड़। मैं तो टीम से ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ ये देखने के नया स्पॉन्सर कौन है, क्योंकि उस स्पॉन्सर पे बिल्कुल पैसा नहीं लगाना है। ये तो बात सच है भाई, आज बढ़ेगा कल घटेगा और दबा के घटेगा। और बीसीसीआई की स्पॉन्सरशिप तो लगता है जैसे बर्म्यूडा ट्रायंगल बन गई है, कंपनीज उसमें आती हैं और घूम जाती हैं। सही बात है। तो खैर ये स्टोरी है नेक्स्ट टाइम के लिए। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच बेयरिंग विद अस। थैंक यू सो मच हमारा शो देखने के लिए। अगर आपको ठीक ठाक लगता है और आपको ठीक ठाक नहीं लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और हम और इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करते रहेंगे इंडियन क्रिकेट और बाकी ओवरऑल क्रिकेट के बारे में भी। धन्यवाद।